डोटासरा जी ने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए पर काम नहीं किया है। उनके करीबी लोगों ने पेपर बेचे हैं, उनके हमारे पास सबूत है। आने वाले समय में हम सबूत भी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि 30-35 सीटें मांगी हनुमान बेनीवाल। 18 के चुनाव में राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई थी, आज राम लक्ष्मण की जोड़ी बिछड़ गई। सिर्फ ये खुद स्वार्थी नेता है। मेरे को तो ये बताओ साहब, आप पिछले 4.5 साल तक सुभाष जी मेरिया खां थे, ऐसे खूब दलाल आएंगे हरियाणा से झंडा और डंडा लेके, वो अपना झंडा तो ले जाएंगे, डंडा यहाँ थमा जाएंगे। जैसे हनुमान बेनीवाल ने, मैं कह दिया चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल ने कह दिया नहीं लड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल ने कह दिया पार्टी की सेवा करनी है, पार्टी की सेवा करेंगे। उनने खुद के सारे रिश्तेदारों को आरएएस बना दिया। क्यों? उनके रिश्तेदार क्या किताब घोल के पी रहे हैं क्या? नंद किशोर जी 13 से लेके 2018 तक कहां गायब थे? उन्होंने क्या काम कराए वो जनता के बीच हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं है कि लिफाफे में डाल के टिकट भेज दे। अभी कुछ विधानसभाओं में भेजी है, जो पिछले 5 साल तक तो कहीं विधानसभा में थे नहीं, एन वक्त पे लिफाफे में डाल के टिकट भेजे। मुझे तो नहीं लगता कि सुभाष जी कोई टक्कर है, क्योंकि वो तो दल बदलू नेता है। क्या लगता है सीपीएम से गठबंधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात है। लक्ष्मण का बीजेपी जो कैंडिडेट था वो पिछले 4.5 साल कांग्रेस के राज के मजे ले रहा था, अब जरूरत हुई तब बीजेपी में आ गया। हम उन लोगों में से नहीं है। क्या लगता है विकास प्रचार को हनुमान बेनीवाल ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया? मौजूदा विधायक ने सिर्फ जातिवाद किया। उन्होंने जो कोई हिंदू आ गया उनको कह दिया भाई तूने वोट तो उसको दिया था, उससे ले ले। इन लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों को निराश करने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा थे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार कई दिनों से हम चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर में। सीकर में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आरएलपी के नेता विकास जी प्रचार, जिन्हें कई जिम्मेदारियां दे रखी है। जैसे पहले सीकर का जिला संयोजक बनाया गया था, जो एक अभियान चलाया था सत्ता संकल्प का, और अभी आज सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा की जब शेखावाटी में एंट्री हुई तब से विकास जी प्रचार ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। तो इन सब के बारे में जानते हैं कि विकास जी प्रचार का क्या बड़ा आगे एजेंडा रहने वाला है, आरएलपी को लेकर यहाँ पे क्या क्या, शेखावाटी में 21 सीटें आती है, क्या इन सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हनुमान बेनीवाल जो कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है या फिर बसपा से गठबंधन हो सकता है। अभी डोटासरा जी के गढ़ में भी आरएलपी की 2 सभाएं होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। नमस्कार विकास जी, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार अभिषेक भाई। तो सबसे पहले तो आप शेखावाटी से आते हैं, सीकर से। आरएलपी की जो सत्ता संकल्प यात्रा है शेखावाटी में एंटर कर गई है, इस सत्ता संकल्प यात्रा के क्या मायने हैं? देखिए सर, हमने पिछले 5 साल से हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब चुनावी साल आ गया है, तो इस चुनावी साल में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा 28 तारीख को हमारी सालासर बालाजी की धरती से यात्रा की शुरुआत हुई थी। फिर वो सुजानगढ़ यात्रा गई, सुजानगढ़ से मारवाड़ होते हुए मारवाड़ से वापस यात्रा शेखावाटी के हृदय स्थली सीकर में पहुंची है। सीकर में यात्रा सबसे पहले दातारामगढ़ में आई, फिर धोद, फिर लक्ष्मणगढ़, फिर सीकर, सीकर से आगे खंडेला, खंडेला से श्रीमाधोपुर, श्रीमाधोपुर से नीमका थाना। यात्रा का अपना एक दौर चल रहा है और यात्रा ये जनता को जगाने के लिए यात्रा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कुशासन कांग्रेस सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो मिलकर जनता को लूटा है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो पिछले 5 साल से संघर्ष कर रही है, उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज जनता जाग उठी है और इस 23 में बदलाव होगा। उस बदलाव करने के लिए जनता तक और आम जन तक पहुंचने के लिए हम सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारे नेता की छवि जो पिछले 25 साल से हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष पे जनता को अब मोहर लगानी है, ये समय आ गया है। इसलिए हम हर विधानसभा जा रहे हैं और जनता को जगा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर आपको क्यों आकर्षित होना है। आपकी जो यात्रा है शेखावाटी में जब एंटर हुई तो एक सीट आती है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र जी, जो कि सीकर जिले में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं और सामने जो भाजपा के दावेदार हैं सुभाष महरिया जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन बीच में क्या लगता है आरएलपी ने 2 सभाएं की है, नेचवा और लक्ष्मणगढ़, तो क्या लगता है डोटासरा का गढ़ भेदना चाहती है आरएलपी? नहीं सर, कुछ नहीं, डोटासरा का तो गढ़ भेदा हुआ ही है। गढ़ भेदने वाली जनता है सर। डोटासरा जी ने जितना भ्रष्टाचार इन पिछले 5 साल में किया है
उतना भ्रष्टाचार आज तक किसी ने नहीं देखा। आप भी मीडिया के साथी हो, आपने भी देखना। पेपर जब लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, तो शिक्षा मंत्री कौन थे, उसके जिम्मेदार कौन है? इन लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों को निराश करने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा थे। मैं सम्मान करता हूं डोटासरा जी का, पर डोटासरा जी ने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए पर काम नहीं किया है। उनके करीबी लोगों ने पेपर बेचे हैं, उनके हमारे पास सबूत है। आने वाले समय में हम सबूत भी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथियों को भी बताए। उन्होंने यही लक्ष्मण की जनता को नहीं बख्शा, उन्होंने, उनके करीबी लोगों ने लक्ष्मण की जनता से भी पैसे ले लिए कि आपके बेटे को पास करवा देंगे, आपके बेटे की परीक्षा में डायरेक्ट क्लियर करवा देंगे। उन्होंने खुद के सारे रिश्तेदारों को आरएएस बना दिया। क्यों? उनके रिश्तेदार क्या किताब घोल के पी रहे हैं क्या? क्योंकि डोटासरा ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार पे जनता को मोहर लगाने का वक्त अब आ गया है। और हमारे लिए कोई ये गढ़ भेदना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि जनता इस बार डोटासरा जी को मुझे लग रहा है घर बिठा देगी। और यही हमने किया है। हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने सभा नेचवा में करी, बहुत ज्यादा जनता का जन सैलाब उमड़ा, लक्ष्मण में भी जन सैलाब उमड़ा, हमने रोड शो भी किया। और रही बात आप कह रहे हो सुभाष जी की, तो मुझे तो नहीं लगता कि सुभाष जी कोई टक्कर है, क्योंकि वो तो दल बदलू नेता है। पहले उनका परिवार कांग्रेस में रहा, फिर बीजेपी में आ गए, फिर एक सिलेंडर सर पे उठा लिया, फिर वो कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि सुभाष जी महरिया ने भी कल परसों तो वो डोटासरा जी के लिए वोट मांग रहे थे, आज वो वापस बीजेपी के लिए आ गए। इनमें खुद में बीजेपी में बहुत कलह है। राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई थी 18 के चुनाव में, 18 के चुनाव में राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई थी, आज राम लक्ष्मण की जोड़ी बिछड़ गई। सिर्फ ये खुद स्वार्थी नेता है। मेरे को तो ये बताओ साहब, आप पिछले 4.5 साल तक सुभाष जी महरिया कहां थे? सुभाष जी महरिया अपने घर में बंद थे, एसी कमरों में आनंद ले रहे थे। जब जनता को जरूरत थी तब सुभाष जी महरिया नहीं थे। आज जनता को उनकी जरूरत, उनको जनता की जरूरत है। जब जनता उनको नहीं एक्सेप्ट करेगी तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है साहब, सुभाष जी महरिया को अब की बार हारेंगे और लक्ष्मणगढ़ सीट आरएलपी मजबूती से दावेदारी पेश करेगी, आरएलपी जीतेगी। आप लक्ष्मणगढ़ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शेखावाटी की 21 सीटों की बात कर लें, क्योंकि आपको लगभग शेखावाटी का नेतृत्व देखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि विकास प्रचार जब भी हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देते थे तो पीछे पर्दे की तरफ दिखाई देते, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर होते हैं और गाड़ियां का काफिला एक विकास प्रचार के साथ चलता है। तो क्या लगता है विकास प्रचार को हनुमान बेनीवाल ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है? नहीं सर, मेरे को कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी हनुमान बेनीवाल मुझे देंगे मैं बखूबी प्रयास करूंगा कि वो जिम्मेदारी मैं निभाऊं, क्योंकि ये हम तो कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही इस पार्टी में सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह नहीं है कि लिफाफे में डाल के टिकट भेज दे। अभी कुछ विधानसभाओं में भेजी है, जो पिछले 5 साल तक तो कहीं विधानसभा में थे नहीं, एन वक्त पे लिफाफे में डाल के टिकट भेज दी, वो नहीं है। यहाँ वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वही व्यक्ति आगे आएगा जो संघर्ष करेगा। हनुमान बेनीवाल हमेशा जवान किसान के लिए लड़ता है, जवान किसान की बात करता है। शेखावाटी में पिछले साल आप सबने देखा होगा कि एक बच्ची का बाप मर गया और वो रोड पे बिलख रही थी। अपराधियों ने उस बच्ची के पिता को मार दिया, जो निर्दोष था, जिसका कोई कसूर नहीं था। आप मेरे को ये बता दो, कहां थे ये नेता जो आज वोट मांगने की बात करते हैं? क्यों उस निर्दोष बच्ची का बाप मर गया, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई नेता नहीं आया? क्यों हनुमान बेनीवाल को नागौर से आना पड़ा? क्योंकि शेखावाटी के नेताओं में दम नहीं था, सब अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए थे। उस निर्दोष बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई आया तो वो हनुमान बेनीवाल था। उस वक्त उपचुनाव भी चल रहे थे सरदार सर में। सर, हमारे लिए चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं है। चुनाव हमारी पार्टी और हमारे नेता के लिए चुनाव बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज वो है कि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, शोषित व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। हर पीड़ित शोषित की बात अगर कोई करता है तो वो हनुमान बेनीवाल है और वो पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। ऐसे तो दलाल बहुत घूमते हैं, आएंगे वो एलएलपी करके कोई पार्टी घूम रही है, ऐसे खूब दलाल आएंगे हरियाणा से झंडा और डंडा लेके, वो अपना झंडा तो ले जाएंगे, डंडा यहाँ थमा जाएंगे। ये कहां थी ये बाहरी पार्टियां, क्यों नहीं आई इतने दिन? 4.5 साल तो इस प्रदेश में संघर्ष कर रहा था तो हनुमान बेनीवाल कर रहा था, और अब चुनाव आ गए तो चुनाव के समय ये आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके। जनता वोट नहीं देने वाली है। मैं अभिषेक भाई आपको बता दूं, अब की बार इन सब नाकारा निकम्मों को भगा देंगे और किसान राज राजस्थान में लाएंगे। उसकी शुरुआत शेखावाटी से होगी। आपने कहा झंडे और डंडे लेकर आते हैं हरियाणा से और डंडे छोड़ जाते हैं, झंडे वापस ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल फतेहपुर शेखावाटी में देखा जा रहा है कि हाकम अली जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, मतलब विधायक है मौजूदा, तो स्वाभाविक है कि उनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, और भाजपा ने सरवण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर जेजेपी जो हरियाणा की पार्टी है
दुष्यंत चौटाला जिनके मुखिया हैं सर्वे सर्मा अजय चौटाला, उनसे प्रत्याशी बनाया गया नंद किशोर महरिया को, जो सुभाष महरिया के छोटे भाई हैं। क्या लगता है वहाँ पर आपका आरएलपी का क्या रहने वाला है? देखो सर, हमारी आने वाली 21 तारीख को फतेहपुर में सत्ता संकल्प यात्रा पहुंच रही है। फतेहपुर के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी सभा भी रखी गई है और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा वहाँ प्रत्याशी भी होगा, हमारा डंडा भी होगा और हमारा झंडा भी होगा। रही बात आप हरियाणा वाले झंडे की बात कर रहे हो और यहाँ के प्रत्याशी आप नंद किशोर जी की बात कर रहे हो। नंद किशोर जी को जनता ने 2013 में विधायक बनाया, वो जनता के वोटों से विधायक बने, कोई अपने घर से थोड़ी लाए। तो नंद किशोर जी 13 से लेके 2018 तक कहाँ गायब थे? उन्होंने क्या काम कराए वो जनता के बीच हिसाब दे, क्योंकि वो 5 साल विधायक रहे। उन्होंने जनता के लिए क्या किया ये बताइए सबसे पहले नंद किशोर जी के पास। फिर वो 18 में क्यों भागे? क्यों उन्होंने कोई काम नहीं कराया? और उनको पता था कि जनता अपने को गांव में नहीं घुसने देगी, शहर के वार्डों में नहीं घुसने देगी, इसलिए उनको पता था, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े, बिक गए किसी के हाथों। उन्होंने हमारा जमीर बेच दिया। दूसरी साइड आप एक और देखो, लक्ष्मणगढ़ के तो उनके भाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट लेके आ गए कि कांग्रेस को हराओ, और इधर एक भाई उनका ये कह रहा है कि बीजेपी को हराओ। अरे जब परिवार में और घर में ही तालमेल नहीं है, कोई किस जनता की बात कर रहे हो, किसके वोट लेने की बात कर रहे हो? साहब जनता अब समझ चुकी है इन भ्रष्टाचारियों को और इनको अब वोट नहीं मिलेगा। अब जनता इन सब से ऊब चुकी है। अब जनता सिर्फ किसान के बेटा पे बात करेगी, जो किसान और जवान की बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा। मैं तो ये कहता हूं सब राजनेताओं से, अरे मुद्दों की बात करो, आप आरोप की राजनीति मत करो, मुद्दों की करो कि किसने क्या किया और मौजूदा विधायक था उसने क्या किया। मौजूदा विधायक ने भी कुछ नहीं किया। मौजूदा विधायक ने सिर्फ जातिवाद किया। उन्होंने जो कोई हिंदू आ गया उनको कह दिया भाई तूने वोट तो उसको दिया था, उससे ले ले, काम करवा ले, तूने उसको हमें वोट नहीं दिया, सामने वाले से काम करा ले। इस टाइप की मानसिकता फतेहपुर के विधायक की रही है। उन्होंने सड़कों के नाम पे फतेहपुर एकदम जीरो है। आप फतेहपुर के शहर को देख लो क्या हालत है, आप गांव में स्कूलों में देख लो क्या हालत है। एक भी जगह आपको बहुत बुरे हालात मिलेंगे, जनता त्रस्त है। मैं सदस्यता, हमारा जो अभियान चला था, उस सदस्यता अभियान में मुझे 5 दिन फतेहपुर के गाँव में घूमने का मौका मिला था। बहुत बुरे हालात हैं। भ्रष्टाचार में फतेहपुर नंबर 1 है। कल परसों एक बेटी को मार के कुएं में डाल दिया गया, कितनी बड़ी बात है। और फतेहपुर के मौजूदा विधायक का मुंह नहीं खुला। तो जनता सब देख रही है साहब, समय आने पे जनता इनको जवाब दे देगी। और इस बार जनता जाग उठी है, जनता फैसला करेगी। विकास प्रचार हमेशा शांत स्वभाव की राजनीति में देखे गए थे। जब भी कहीं मंच पे भी आते थे एकदम सॉफ्ट छवि के भाषण में देखा जाता था। लेकिन अब देखते हैं जब चुनाव नजदीक आ रहे अग्रेसिव भाषण देते हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि विकास प्रचार नेता बन गया बड़ा। नहीं सर, देखिए अग्रेसिव होने वाली कोई बात ही नहीं है। हम तो मुद्दों की बात करने वाले कार्यकर्ता हैं। देखो हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के हम वो कार्यकर्ता हैं जो हमेशा हनुमान बेनीवाल के पीछे चलते हैं। जो हनुमान बेनीवाल ने हमें जिम्मेदारी दे दी वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हम राज के मजे लेने वाले लोग नहीं हैं कि जैसे आपने बात की कि लक्ष्मणगढ़ का बीजेपी जो कैंडिडेट था वो पिछले 4.5 साल कांग्रेस के राज के मजे ले रहा था, अब जरूरत हुई तब बीजेपी में आ गया। हम उन लोगों में से नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। जब हनुमान बेनीवाल हमें जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी पे हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। जैसे हनुमान बेनीवाल ने, मैं कह दिया चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल ने कह दिया नहीं लड़ा नहीं लड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल ने कह दिया पार्टी की सेवा करनी है पार्टी की सेवा करेंगे। हम कार्यकर्ता हैं, अग्रेसिव नहीं है। ये मेरा दर्द है, ये जवान और किसान के लिए दर्द है कि पिछले लंबे टाइम से हम देख रहे हैं। पिछले 5 साल से तो मैंने बहुत डीपली से देखा है, एक एक नेता को देखा है मैंने, एक एक कार्यकर्ता को देखा है, कौन किस टाइप से काम कर रहा है। इन्होंने जनता को लूटा है साहब, इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब आम आदमी अपनी पीड़ा लेके एक विधायक के पास जाता है तो इनके दरवाजे बंद मिलते हैं। आप आने वाले चुनाव के बाद भी देख लेना, अगर कोई जीता तो। आपने हनुमान बेनीवाल की बात की कि हम तो हनुमान बेनीवाल की जो जिम्मेदारी देते हैं उनको निभा रहे हैं। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जगह जगह मारवाड़ से चले शेखावाटी घूम लिए, लगभग 60-70-100 सीटों पे ये सत्ता संकल्प यात्रा निकल चुकी है, उन्होंने क्या महसूस किया? आपने चर्चाएं की होगी। सर हमारी बिल्कुल हमारे सुप्रीमो साहब से चर्चा हुई है। किसान और जवान ने अपना कमांडर और अपना नेता हनुमान बेनीवाल को इस बार राजस्थान में मान लिया है और इस बार राजस्थान में परिवर्तन निश्चित होगा। हमारी जो सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा चल रही है, इस बार परिवर्तन होना निश्चित है और इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का। और इस बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बनेगी। और ये जो
भ्रमित करने के जो लोग काम करते हैं, कल कोई मेरे को मीडिया का साथी कह रहा था कि कल किसी कांग्रेस के नेता ने भाषण दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास तो केवल बच्चों की पार्टी है, युवा है, यूथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार 70 लाख के आसपास वोट नव मतदाता है जो नए जुड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि जो नव मतदाता है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की आइडियोलॉजी को समझें। हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो हमेशा 24 घंटे आपको लड़ता हुआ मिलेगा। कल आप हमारी एक पलसाना में सभा थी, उसमें पूरी सभा में बुजुर्ग आए थे, युवा अलग थे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग अगर कुछ सभा में थे, सबसे ज्यादा मैंने देखे। तो ये जो लोग बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल युवाओं की पार्टी है, उनके मुंह पे तमाचा है। और आपके सवाल का जवाब यही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पार्टी को, और इस बार पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। आपने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ये तो युवाओं की पार्टी है, लेकिन कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि 30-35 सीटें मांगी हनुमान बेनीवाल ने। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये सवाल आपने बहुत अच्छा कर लिया, मैं बताना भी आपको चाह रहा था। देखिए, ये सिर्फ कयास है, मीडिया को मसाला चाहिए इसलिए मीडिया ने कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। हम तो पिछले 5 साल से लड़ी कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं। हमारी पार्टी तो लड़ी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ रही है। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसानों की जमीन कुर्क हो गई, कितने बेरोजगारों के सपने ध्वस्त हो गए। जी, इन्होंने एक भी अपने जो वादे किए थे कांग्रेस ने, वो एक भी वादे पे कांग्रेस खरा नहीं उतरी। ना इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, ना इन्होंने बेरोजगारी को बेरोजगारी बता दिया। जो वादे कांग्रेस ने 2018 के मैनिफेस्टो में किए थे, एक भी वादे पे कांग्रेस खरा नहीं उतरी। कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये सिर्फ कयास है, कयास का जवाब आपको मिल जाएगा आने वाले 5-7 दिन में ही, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक सूची आने वाली है, उसमें आपको दिखाई देगा कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। गठबंधन होगा पर छोटे दलों से होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि हमारे नेता बहुत पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उनसे हम मिलकर लड़ेंगे। गठबंधन होगा, लेकिन गठबंधन किससे होगा? बीते दिनों मायावती से मिलकर आए हैं हनुमान बेनीवाल, बसपा के सुप्रीमो हैं। क्या मुलाकात हुई? देखिए, वो हमारी पार्टी की इंटरनल बातें हैं। आने वाले 1-2 दिन में आपको सब बातें मीडिया को, साथियों को बता दी जाएंगी। ये कुछ इंटरनल चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको बता दिया जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल एक बार इंटरनल बातें चल रही है। हम हमारी पार्टी के सुप्रीमो और हमारी पार्टी के मेन जो नेता हैं वो प्रयास कर रहे हैं हम कि छोटे दलों को सबको साथ लेके चले। बहुत ही जल्द आपको बता दिया जाएगा। आरएलपी किसानों की बात करती है, युवाओं की बात करती है। ऐसी ही एक पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है, सीपीआईएम, जिसे कॉमरेड कहते हैं। वो भी किसानों की बात करते हैं, सड़क पर दिखाई देते हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल सड़कों में दिखाई देते हैं। वही पार्टी सीपीआईएम है जो भी सड़कों पे किसानों की आवाज़ उठाती हुई दिखाई देती है। क्या लगता है, सीपीआईएम से गठबंधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सीपीआईएम से भी गठबंधन हो सकता है। देखो, लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले लोगों के हम हमेशा साथ रहे हैं। मैं भी हमेशा, मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि लड़ने वाला और संघर्ष करने वाला, मेहनत करने वालों के साथ रहो। और मुझे जहां तक लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि गठबंधन हो सकता है, पर वो अभी इंटरनल बातें, आने वाले 5-7-10 दिन में सब बातें आप मीडिया के साथियों को बता दी जाएंगी और बहुत ही जल्द मिलकर लड़ेंगे और इस बार राजस्थान फतेह करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि इस बार आपको बहुत सोच समझकर मतदान करना है, क्योंकि हर बार आप किसी ना किसी रूप में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता को वोट देते हो और अपने कंधों पे बिठा के उनको आप राजस्थान की विधानसभा की ओर अग्रसर करते हो और वही नेता आपको बेच देते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत उठापटक हुई राजस्थान की राजनीति में। आपने जिनको वोट दिया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। मेरा आपसे यही निवेदन है कि स्वच्छ, सरल और समर्पित व्यक्ति को चुने और उसमें मेरी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जहां आपको बोतल का चुनाव चिन्ह दिखे वहां वोट करें। और खासकर युवाओं से मेरी अपील है कि एक तो बहुत बड़ी बात, जो भी गाड़ियां चलाते हैं उनको बहुत धीरे चलाएं और दूसरा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, क्योंकि आजकल का युवा नशे की ओर बहुत प्रेरित हो गया है। नशे को त्यागना है और अपने को पढ़ाई की ओर संकल्प करना है। पढ़ना कैसे है, खेल में कैसे आगे जाना है, अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। हर व्यक्ति अपने आप में भगत सिंह की भूमिका में रहना है, चाहे वो सेना की ओर जाए, चाहे वो पढ़ाई की ओर जाए, चाहे वो खेल की ओर जाए। अपना विजन फिक्स होना चाहिए और आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ विकास जी पचार, जो कि आरएलपी का सीकर से कहें कि यही जो सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि लगभग आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर सदस्यता अभियान चला, विकास जी अग्रिम पंक्ति में रहे। 70
सत्ता संकल्प अभियान जो यात्रा आई अभी, उसमें भी विकास जी की अहम भूमिका रही। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल किसके साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन आप सभी से एक निवेदन जरूर रहेगा कि 25 तारीख को मतदान जरूर कीजिएगा। आपका एक वोट बहुत कीमती है, ये आपका दशा और दिशा बदल सकता है प्रदेश की। आप आरजी टीवी 24 की चुनावी यात्रा के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम साहब।